आप सबका मेरे YouTube चैनल सेलर एंकर पे मैं हूं आपका दोस्त, आपका साथी, आपका सलाहकार अभिषेक मिश्रा। दोस्तों, आज की जो मैं वीडियो लाया हूं बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। इसमें मैं आपको बताऊंगा सेकंड मेट एग्ज़ाम के बारे में कि आपको सेकंड मेट जो है वो कहां से देना सही रहेगा और सेकंड मेट के एग्ज़ाम में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं। तो सारा मैं इस वीडियो में बताऊंगा। उनके लिए भी बताऊंगा जो जीपी रेटिंग करते हैं, उसके बाद उनकी तमन्ना होती है कि भाई हम भी ऑफिसर बने। हर किसी की तमन्ना होती है, हर कोई इस दुनिया में आगे बढ़ना चाहता है। आगे बढ़ने से तो हम किसी को रोक नहीं सकते हैं। तो ये सारा कुछ मैं बताऊंगा, बस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और जो लोग अभी नए हैं, जिन्होंने अभी मर्चेंट नेवी ज्वाइन नहीं किया है, तो उनको भी पता चल जाएगा कि सेकंड मेट क्या चीज़ है, किसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। क्योंकि असली जो अपना कैरियर स्टार्ट होता है वो होता है सेकंड मेट के बाद से, चाहे वो क्रू से हो चाहे ऑफिसर से हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। क्योंकि एक बार जब आपके पास लाइसेंस हो जाएगा वो सबका समान होता है। ऐसा नहीं है कि उस पर कहीं से लिखा होगा कि भाई आप सीमेन से हो या आप क्या बोलते हैं, वैल्यू उसकी उतनी रहेगी। चाहे आप रेटिंग बैकग्राउंड से हो, रेटिंग बैकग्राउंड से अगर कोई चीफ ऑफिसर बना है या फिर कोई कैडेट से बना है, सैलरी सबकी सेम रहेगी। तो ये सारा कुछ इस वीडियो में डिस्कस होने वाला है। वीडियो बहुत अच्छी है, तो जिनको ज़रूरत हो आप उनको भी ये शेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहले सेकंड मेट होता क्या है दोस्तों? सेकंड मेट वो होता है, इसमें आपको जो होता है सेकंड मेट में, जब आप कैडेटशिप कंप्लीट कर लेते हैं तो फर्स्ट स्टेप है सीढ़ी का। ये समझ लो, जब आप अपने छत पे जाते हो तो उसका जैसे जो पहला स्टेप होता है ना, वही सेकंड मेट है। वही सेकंड मेट है। सेकंड मेट के लिए आपको कितना सी टाइम चाहिए? अब जिन्होंने डीएनएस कोर्स किया है, डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस, तो उनके लिए स्ट्रेट अवे 18 मंथ सी टाइम चाहिए, प्लस उनको डीएलपी करना पड़ेगा, डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम, जो कि ऑन बोर्ड जाके असाइनमेंट्स होते हैं वो लिखने पड़ते हैं, फिर बाद में उसका भी एक एग्ज़ाम होता है। तो ये तो उनके लिए हो गया जिन्होंने ये डीएनएस किया है, स्ट्रेट अवे है। अब इसमें 6 पेपर्स होते हैं, जैसे कि मैं पहले की वीडियो में भी बता चुका हूँ। प्रैक्टिकल नेविगेशन, बेसिकली ये सुनो, टेरेस्ट्रियल नेविगेशन और सेलेस्टियल नेविगेशन। सेलेस्टियल नेविगेशन में चार्ट वर्क होता है और टेरेस्ट्रियल नेविगेशन में आपका जो प्रैक्टिकल नेविगेशन होगा, उसके अलावा जो होंगे। तो ये 2 सब्जेक्ट हो गए। तीसरा हो गया आपका स्टेबिलिटी, शिप स्टेबिलिटी का एक अलग पेपर होता है, उसी में एमवी हिंदशिप भी इंक्लूड होता है। फिर एक चौथा पेपर होगा आपका कार्गो वर्क का, 5वां मेट्रोलॉजी होगा और 6ठा ब्रिज इक्विपमेंट होगा। अब पासिंग परसेंटेज क्या है? पासिंग परसेंटेज जो शुरू के 2 पेपर मैंने बताए हैं, इनफैक्ट 3 पेपर, इनमें 70% होता है। जो आपके टेरेस्ट्रियल और सेलेस्टियल नेविगेशन में 70% होता है, और स्टेबिलिटी में भी 70% या 60%, ज़्यादातर मुझे ध्यान है 70% होता है। तो ये तीनों सब्जेक्ट टफ़ है, लेकिन कुछ भी टफ़ नहीं है, क्योंकि इन सब में न्यूमेरिकल्स आते हैं और आप आसानी से पास हो सकते हो। तो उसके बाद मेट्रोलॉजी में 50% होता है और कार्गो वर्क में 60% होता है। उसमें भी न्यूमेरिकल आएगा, तो न्यूमेरिकल अगर आपका सही है तो आराम से पास हो जाओगे। तो ये तो मैंने एग्ज़ाम के बारे में बात बताई, रिटन पेपर के बारे में। अब जब आपका रिटन क्लियर हो जाता है तो भाई आपके ओरल्स होते हैं। ओरल्स में आपका वाइवा होता है, जो कि एमएमडी में जाके आपको देना पड़ता है, जिसमें आप सर्वेयर आएंगे, वो आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे और वो बहुत जेन्युइन क्वेश्चन पूछते हैं और सब पास हो जाते हैं। ऐसा नहीं है, अगर आपने थोड़ी भी मेहनत की है तो डेफिनेटली आप पास हो जाओगे। तो इस तरीके से फिर वो वाइवा होगा आपका। वाइवा क्लियर होने के बाद फिर इसमें एक आपका सिग्नल का भी एग्ज़ाम होता है, मोर्स कोड का सिग्नल का एग्ज़ाम, तो वो भी हो ही जाता है। तो ये करने के बाद आपका सेकंड मेट क्लियर हो जाएगा और आप थर्ड ऑफिसर में ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए सी टाइम का मैंने आपको बता दिया है, 18 मंथ चाहिए जिन्होंने डीएनएस किया हुआ है। अब जिन्होंने जीपी रेटिंग किया है उनके लिए यहाँ थोड़ा क्रिटिकल है। क्रिटिकल इसलिए है, पहले उनको एनसीवी देना पड़ेगा। एनसीवी मैंने बताया था, एनसीवी जैसे नियर कोस्टल वॉयजेज़ होते हैं, तो वो एनसीवी का एग्ज़ाम देने के बाद फिर वो फॉरेन गोइंग का उसके बाद ही दे सकते हैं। एनसीवी का देने के बाद तो उनको एनसीवी देना पड़ेगा और हो जाता है। पहले आप एनसीवी दो, एनसीवी देने के बाद फिर फॉरेन गोइंग दो। फॉरेन गोइंग जो आपके एनसीवी में सब्जेक्ट होंगे, सेम वो डिट्टो वही सब्जेक्ट होते हैं, तो आपको ज़्यादा भारी नहीं पड़ेगा, तो आप आराम से क्लियर कर सकते हो। या दूसरा ऑप्शन आपके पास यूके जाने का है। अब बहुत लोग पूछते हैं यूके प्रीफर करते हैं, क्योंकि यूके में आपको एनसीवी नहीं देना है। पर दोस्तों, यूके जाओगे तो आपको 15-16 लाख रुपए आपका खर्चा है। उसके बाद अगर एग्ज़ाम थोड़ा डिले हो गया तो और ख़र्चा आएगा। उसके बाद जो वैल्यू है इंडिया से एक अलग बात है, इंडियन सीओसी की डिमांड ज़्यादा है। तो इस तरीके से मैं तो प्रीफर करता हूँ सारे एग्ज़ाम, कोई भी हो बंदा,
चाहे वो कैडेट से हो, कहीं तो कैडेटशिप से भी वो यूके चले जाते हैं, उनको लगता है यूके बहुत आसान है। ऐसा नहीं है, यूके में भी आपको बहुत पढ़ना पड़ता है और मेंटली प्रेशर वहाँ भी बहुत होता है। वहाँ पे भी तो यही चीज़ें पढ़ने हैं। तो मैं यही प्रेफर करूँगा दोस्तों कि जो भी आपके एग्ज़ामिनेशन पार्ट है वो इंडिया से करो। इंडिया से बेस्ट कुछ नहीं है। अगर आप फेल भी हो गए तो हर महीने 2 महीने पे एग्ज़ाम है, आराम से आपका क्लियर हो जाएगा। सबसे बेस्ट इंडिया है यार, अपना देश होता है। आप फेल भी हो गए 1 महीना, फिर 2 महीने बाद फिर एग्ज़ाम दे दो। और वही अगर आप यूके जा रहे हो, आपके ऊपर कितना मेंटली प्रेशर होता है। अगर फेल हो गए तो कहाँ से लाओगे पैसे, किससे मांगोगे। तो दोस्तों ये है, होपफुली वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो पसंद आई होगी, डू थम्स अप एंड गिव योर कमेंट्स कि और क्या आपको इन्फॉर्मेशन मैं दे सकता हूँ। चलिए, गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।